हेलो। हेलो। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, मैं मासूम रजा आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का क्या मिलते हैं, मोटिवेशन मिलते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होगा किस में हो जाता है? ईस्ट में हो जाता है। किस में हो जाता है? ईस्ट में हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है किसमें? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पाते हैं हम लोग कि किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अभी देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है, 2024 में, 2012 में, 15 में, 17 में, 18 में। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर लगा टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन क्या? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मीनियम में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर। पुंकेसर ही क्या कहता है? पुंकेसर नर जनन को कहते हैं, जैसे जो क्या बनाता है? परागकण। नारीगमक, पादप का, पेड़ पौधे का नारीगमक क्या है? परागकण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन होगा? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन या विखंडन। ठीक है, तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बात है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। निम्न में कौन पुनर्जनन का उदाहरण? ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी स्पायरोगारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पुनर्जनन का उदाहरण किस में होगा? स्पायरोगारा में, जो एक शैवाल का जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं? पुनर्जनन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग क्या है? बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग या जांग। ठीक है, तो पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुमंग या पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, किस विधि द्वारा हो जाएगा? विखंडन। विखंडन विधि द्वारा क्या हो जाएगा? अमीबा में अलैंगिक जनन होगा। विखंडन दो प्रकार के, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुष्प का कौन सा भाग फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन है पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीजांड। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कौन सा भाग? अंडाशय। अंडाशय वाला भाग किस में बदलता है? फल में बदलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? ठीक है, परागकण किसके अंदर बनते हैं? ठीक है, ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, वर्तिका या पत्ती। तो परागकण निम्न में से किसके अंदर अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में पैरामीशियम में, ईस्ट में या इग्लून। देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लून, इसमें क्या हो जाता है? द्विखंडन होता है। लेकिन ईस्ट में क्या हो जाता है? ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या है? पपीता, सरसों, गुड़हल या मटर। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में हो जाएगा? पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मनिया या इनमें से सभी। तो द्विविखंडन किस में होता है? ये सभी, इन सभी में क्या हो जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम, लिस्मनिया में, ये सभी में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? फूल में नर प्रजनन को क्या कहते हैं? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका या वर्तिका। तो फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। फूल में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है किससे? परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से या बीजांड से। तो बीज किससे विकसित हो जाता है? बीजांड से। अंडाशय के अंदर जो बीजांड मिलते हैं उससे क्या हो जाते हैं? बीज विकसित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड, बीज, फल या इनमें से कोई नहीं। जब अंडाशय पूरा विकसित हो जाएगा तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फल बोलते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? फूल में, पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में होता है, परागकोश में होता है, क्या होता है परागकोश में? क्या होता है? पंखुड़ी, बीजाणु, अंडा या परागकण? तो परागकोश में क्या होता है? परागकण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 17 में या 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, तो परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? निम्न में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन या इनमें से सभी? तो ये सभी क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की क्या है? विधि है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी? तो अलैंगिक जनन की विधि क्या हो जाएगा? विखंडन, विखंडन भी होगा, बीजाणु जनन भी होगा या मुकुलन भी होगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की विधि क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तिका भाग है, किसका भाग है? तंतु का, जायंग का, अंडाशय का या पुंकेसर का? तो वर्तिका किसका भाग है? ठीक है, किसका भाग हो जाएगा? वर्तिका अंडाशय का। देखिए अंडाशय का ही भाग क्या है? वर्तिका। अंडाशय में 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, तो वर्तिका किसका भाग है? अंडाशय का भाग है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि 22 नंबर क्वेश्चन की द्विविखंडन पाया जाता है। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में या इनमें से कोई नहीं? तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा? तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तना द्वारा। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तना द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बात हम लोग उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी। द्विलिंगी जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा? हाइड्रा, मनुष्य, मछली और बकरी। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। द्विलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, मानव में लैंगिक जन्म। मानव में लैंगिक जन्म, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ठीक है, शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फैलोपियन ट्यूब? ठीक है, तो नर युग्मक कौन हो जाएगा? शुक्राणु। नर युग्मक कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? विरसन में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी में? तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? विरसन में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होगा? विरसन में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? ठीक है, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पांचग्रस या इनमें से कौन है? तो एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एक नरलिंग हार्मोन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22, 23, 24 या 21? तो कितना होती है? 23 जोड़ी होते हैं, 23 होते हैं। कितना होते हैं? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है कि कहाँ होता है? अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फैलोपियन ट्यूब में? तो अंडाणु निषेचित कहाँ हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्ब वाहिनी। तो निम्न में कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका मतलब किसका भाग है? इसका मतलब नर जनन तंत्र का भाग है। कौन है? अंडाशय हो जाएगा, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्ब वाहिनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। ये क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। बाद में अंडाशय जो है, गर्भाशय, अंडवाहिनी, ऐसा डिम्ब वाहिनी क्या है? ये मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? विरसन, अधिविरसन, शुक्राशय और शुक्र जनन नलिका। ठीक है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विरसन। नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? नर जनन ग्रंथि विरसन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास जब बच्चा बनना स्टार्ट कर देता है तो कहाँ होता है इसका विकास? अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? निम्न में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? आंत ज्वर, सूजक, एड्स या बी और सी दोनों? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। सूजक और एड्स क्या है? लैंगिक जनन संचालित रोग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनोपाउज, मेनार्क, मासिक चक्र या इनमें से सभी? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनार्क कहलाता है या रजोधर्म कहलाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं?
रजोधर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रजोधर्म भी कहते हैं, ठीक है। और मेनोपॉज, ठीक है, रजोनिवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन एक, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या है? 2। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लिंग गुणसूत्र की संख्या एक एक्स और एक वाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पाते हैं हम लोग कि अगला टॉपिक है कि जनन एवं स्वास्थ्य। जनन एवं स्वास्थ्य, इससे जितने भी प्रश्न है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जनन एवं स्वास्थ्य, ये तीसरा चैप्टर का ही भाग है, ठीक। उसका अगला क्वेश्चन है कि 1 नंबर क्वेश्चन है इसका कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साफ जल, गंदा जल, खारा जल या मृत जल। तो डेंगू जो उत्पन्न करते हैं वो जो मच्छर है किस तरह के जल में पनपते हैं? साफ जल में पनपते हैं। डेंगू का किस जल में? साफ जल में पनपते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, ठीक है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लिस्टेरिया, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी, ठीक है। तो मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, कौन हो जाएगा? गोनोरिया, सिफिलिस, इनमें सभी या मस्सा, ठीक है। मस्सा या इनमें से सभी। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो मस्सा हो जाएगा। मस्सा, मस्सा एक जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो यौन परिपक्वता को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। जब परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है, जब इंसान एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। उसका यौन आरंभ कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन संचयी रोग क्या है? पीलिया, एफचेचक, प्लेग या एड्स। तो लैंगिक जनन संचयी रोग क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। चलिए, आज का जो तीसरा चैप्टर का जो प्रश्न था, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 साल में पूछे गए थे उनको हमने पढ़ा और उनको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया। आशा करते हैं कि आप लोग को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग अच्छे नंबर लेकर आएंगे और मेहनत जरूर से जरूर कीजिए और लगे रहिए, ठीक है। और बिहार टॉपर बनने का सपना देखिए आप लोग। छोटा मोटा सपना मत देखिए। छोटा सपना देखिए, सपना जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब कभी भी कुछ टारगेट पूरा होता है वो क्या होता है? टारगेट से कम ही मिलता है, ठीक। उसलिए बड़ा सपना देखिए, कम से कम कुछ तो मिलेगा। चलिए, आज का इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।